गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अरुण शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। हम कल पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न इंडिया में ही हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे, जो कि दो तरीके से है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमारे हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से है, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड देन सेकंड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक, एक बार ये डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इसी में हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर लिया था। अब हम हिस्ट्री का मॉडर्न क्लासिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, हिस्ट्री ठीक है, हिस्ट्री का क्या हो रहा था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो रहा था। ठीक है, ठीक है, हिस्ट्री का ही क्या मॉडर्न क्लासिफिकेशन चल रहा था। ठीक, देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जो बेस है, जो आधार है, वो है क्या, सेंटर ऑफ पावर। सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, सेंटर ऑफ पावर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जो हमारे क्या है, आधार है या बेस है, वो है सेंटर ऑफ पावर। ठीक, सेंटर ऑफ पावर यानी कि शक्ति का केंद्र। शक्ति का केंद्र। केंद्र। ठीक है, शक्ति का केंद्र। अब देखिए ये इसका आधार है, इसी के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में। ठीक है, ठीक, फर्स्ट था हमारा एंशिएंट ठीक है, फर्स्ट था हमारा, सॉरी एक मिनट, एंशिएंट इंडिया। ठीक है, फर्स्ट था हमारा एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत। ठीक है, गर्मी बहुत है। एंड सेकंड था हमारा मिडेवल इंडिया। ठीक है, सेकंड हमारा मिडिवल एंड थर्ड जो रहा हमारा मॉडर्न। ठीक है, थर्ड रहा हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखिए
इसमें क्या है, इसमें भी जो सीन है ये है कि जो एंशिएंट क्लासिफिकेशन है ये हमारा जो सामंतवाद के हिसाब से है, ठीक है। इसमें क्या है, एंशिएंट क्लासिफिकेशन सामंतवाद से पहले का है, ठीक। और मॉडर्न क्लास जो मेडिवल क्लासिफिकेशन है उसमें सामंतवाद रहता है, और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें क्या सामंतवाद ख़त्म कर दिया गया है, वो सामंतवाद के बाद का आया है, ठीक है। सामंतवाद को बोलते हैं फ्यूडलिज्म, ठीक है। सामंतवाद को बोलते हैं फ्यूडलिज्म। देखिए ये क्या है, बिफोर फ्यूडलिज्म, ठीक, बिफोर फ्यूडलिज्म, ये फ्यूडलिज्म के समय का ही है, ठीक है। यहाँ क्या है, सामंतवाद रहा है। इसका भी मैं तुम्हें मैटर समझाऊंगा कि फ्यूडलिज्म क्या होता है। यह है आफ्टर फ्यूडलिज्म, ठीक है। देखिए फ्यूडल का मतलब होता है सामंत, फ्यूडल का मतलब क्या होता है, सामंत, ठीक। अब क्या है कि हमारे यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में यानी कि प्राचीन भारत में फ्यूडल नाम का कोई चीज़ थी नहीं। जो कुछ भी होता था किंग हुआ करता था, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मान लो एक ये राज्य है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, केंद्र में किंग है, केंद्र में क्या है, केंद्र में किंग है, ठीक। तो देखिए किंग ही क्या रखेगा, सेना रखेगा, ठीक है। सेना जो रखेगा वो कौन रखेगा, किंग ही रखेगा, ठीक। अब राजस्व वाला जो सीन रहेगा यानी कि जो भूमि कर वगैरह लेगा वो भी कौन लेगा, किंग ही रखेगा, ठीक है, ठीक। जो दंड देगा वो भी कौन देगा, किंग देगा, ठीक है। न्याय करेगा तो किंग करेगा, ठीक। कोई भी कर या टैक्स आता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो वो भी कौन लेगा, किंग ही लेगा, ठीक है, ठीक। तो जितनी भी पावर्स होती थी राज्य के लिए, देश के लिए, वो सारा का सारा अधीन किसके रहता था, किंग के अधीन। यहाँ पे कोई भी फ्यूडल या सामंत नाम की कोई चीज़ थी नहीं। सामंत बोला जाता है जैसे इस तरीके से कोई भी एक राज्य हुआ, इस राज्य को मैंने 4 भागों में बांट दिया, बीच में किंग है, ठीक है, यहाँ F1 है, यहाँ F2 है, यहाँ F3 है, यहाँ F4 है, ठीक है। यानी फ्यूडल 1, फ्यूडल 2, फ्यूडल 3, फ्यूडल 4, बीच में क्या है हमारा, किंग है, बीच में कौन है, किंग है, ठीक है, बीच में कौन, किंग है। तो अपने राज्य को इसने टुकड़ों में बांट दिया। सपोज करो कि इसके पास 1200 की सेना हुई, ठीक है, इसके पास हुई 400 की, इसके पास 500 की, ठीक है, इसके पास मान लो 700 की हुई, इसके पास 800 की सेना हुई, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या, जैसे ही राज्य जो था या जो देश था वो फ्यूडल में बटा, तो इसमें से फ्यूडल आपस में यूनिटी बना के राजा को चेंज कर दिया करते थे, ठीक है। तो यही क्या है, जो हमारा मेडिवल इंडिया है, मेडिवल इंडिया में सामंत मिलते हैं, तो यहाँ राजा बनाए जाते हैं, बदले जाते हैं, ठीक है। और अंग्रेज जो आए थे वो मेडिवल इंडिया के अंत में ही आए थे, ठीक है। और जब मेडिवल इंडिया के अंत में आए थे तो यहाँ पे क्या, मुग़ल काल था। अब मुग़ल काल में क्या थे, फ्यूडल ही हुआ करते थे। अब जब फ्यूडल हुआ करते थे तो फ्यूडल क्या किया करते थे कि राजा चेंज कर दिया करते थे। जैसे किंग मेकर को ले लो, तो किंग मेकरों ने 4 राजा बनाए कुछ कुछ समय के लिए, ठीक है। वो राजा बनाते और उनके विरोध में जाते उन राजाओं को मरवा दिया करते थे। तो वो भी क्या थे, सामंत ही तो थे, ठीक है। तो हमारा जो 3 चरणों में बटा है या 3 भागों में बटा है हिस्ट्री का मॉडर्न क्लासिफिकेशन, वो इस तरीके से एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। ये क्या है, इसमें फ्यूडल से पहले का है, यहाँ कोई फ्यूडल हुआ नहीं करता था। चंद्रगुप्त हुआ, अशोक हुआ, ठीक है, और भी मान लो जो कुछ भी घनानंद है या XYZ जो एंशिएंट इंडिया के राजा हुआ करते थे, उन पे ही सारी पावर रहा करती थी, ठीक है। उन पे ही क्या होता था, सारी पावर। बिंदुसार हुआ, बिंबसार हुआ, ये सारे के सारे एंशिएंट इंडिया के ही क्या हैं,
राजा हैं, तो ये फ्यूडल या सामंत नहीं रखते थे। ठीक, जब मिडेवल इंडिया आया तो यहाँ पे सामंत रहा। तो सामंतों से ही अंग्रेज एकदम से आकर के तो देश पे कब्जा कर नहीं लिया। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया जो आया, हमारा मॉडर्न इंडिया में तुम्हारा ब्रिटिश साम्राज्य है। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल है। तो ब्रिटिश शासनकाल जो ब्रिटेन के लोग आए थे, उन्होंने एक साथ तो क्या आधीन नहीं किया भारत को, तो उन्होंने पहले भारत को समझा। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो ये फ्यूडल नाम का जो शब्द है बड़ा ही खतरनाक है। तो उन्होंने कभी भी शक्ति फ्यूडलों के हाथ में, सामंतों के हाथ में दी ही नहीं, कभी भी उन्होंने कोई फ्यूडल रखा नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है ये फ्यूडल के बाद का है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, फ्यूडल के बाद का है। ठीक, अब देखिए इसकी जो एज है वो इस तरीके से है। अर्लीस्ट टू 750 AD, 750 AD। ठीक है, एक मिनट इंक डाल लूँ इसमें। ठीक, अर्लीस्ट टू 750 AD। फ्यूडल को ही हम क्या बोलते थे, सामंत बोलते थे। फ्यूडल को क्या बोलते थे, सामंत। ठीक है, फ्यूडल को क्या बोलता था, सामंत। ठीक, सामंत और फ्यूडलिज्म सामंतवाद, फ्यूडलिज्म सामंतवाद। ठीक है, इस तरीके का रहता था। ठीक, अब हमारा जो मिडेवल इंडिया रहा वो आपका रहा 750 AD से 757 AD तक। ठीक, और जो मॉडर्न इंडिया रहा वो 1757 से, ठीक है, यहाँ 1757 ही है। ठीक है, 1750 AD टू 1947 AD तक। ठीक है, सभी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या था कि यहाँ फ्यूडलवाद है ही नहीं, यानी सामंतवाद है ही नहीं। यहाँ सामंत हैं, यहाँ सामंत को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। इस तरीके से जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ है उसका ये वाला एक स्ट्रक्चर या डायग्राम बना लेंगे। ठीक, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट करना हो तो अलग हट जा रहा हूँ। हो गया, इरेज कर दें। करेंसी वगैरह भी कोई भी यहाँ पे चलाते थे तो राजा वगैरह चलाते थे, इनकी कोई अपनी करेंसी नहीं हुआ करती थी फ्यूडलों की उस समय। ये लोग तो उस समय क्या था कि फ्यूडल बने इस चक्कर में कि देश बड़ा हुआ करता था तो राजा के लिए नहीं संभाल पाता था सारी सीमाओं को, तो फ्यूडल बना दिए उसने। लेकिन उसे क्या पता था कि फ्यूडल उसके लिए ही भारी पड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने एंशिएंट इंडिया देखा, मिडिवल इंडिया देखा, मॉडर्न इंडिया देखा। हम क्या शुरू करने वाले हैं, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया की ही क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक, तो डाल लेते हैं हेडिंग मॉडर्न मॉडर्न इंडिया। ठीक, मॉडर्न इंडिया या
आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत। इसको भी क्या किया गया है, अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके भी क्या हैं, 3 भाग हैं। ठीक है, देखिए पहला है मुगलों का पतन। ठीक, पहला है मुगलों का पतन। ठीक, दूसरा है राज्यों का उदय। ठीक, पहला है मुगलों का पतन और दूसरा है राज्यों का उदय, या बोला जाए जो क्षेत्रीय राज्य थे। ठीक है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय। और तीसरा है यूरोपियों का भारत में आगमन। का भारत आगमन। ठीक है, यूरोपियों का भारत आगमन। ठीक, पहला है मुगलों का पतन यानी डेक्लाइंस ऑफ मुगल। दूसरा है हमारा क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ या क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, एंड तीसरा है यूरोपियों का भारत में आगमन। ठीक है, अब देखिए हमको अलग अलग, ये मॉडर्न इंडिया का ही क्या है, पार्ट हैं। 3 पार्टों में मॉडर्न इंडिया बटी हुई है। ठीक है, 3 पार्ट्स में क्या है, मॉडर्न इंडिया बटी हुई है। ठीक है, तो जो मुगलों का पतन है उससे ही क्या करेंगे, चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेक्लाइंस ऑफ मुगल पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं डेक्लाइंस ऑफ मुगल या मुगलों का पतन। ठीक, मुगलों का पतन। देखिए मुगलों के पतन का जो कारण रहा वो औरंगजेब की कठोर नीतियां रहीं। ठीक है, और दूसरी कहानी ये है कि औरंगजेब जब उत्तर भारत को छोड़ के दक्षिण भारत गया तो वो कभी भी उत्तर भारत वापस आया ही नहीं। ठीक है, तीसरा उसके उत्तराधिकारियों में आपस में युद्ध होना, ये सारे कारण रहे मुगलों के पतन के। ठीक है, उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे। ठीक, वो क्या आपस में ही लड़ने लगे, उल्टे सीधे काम करने लगे, राज्य पर और राज्य के कार्यभार पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। अपने मज़े में मस्त सुबह से खोली बोतल और शाम तक लगे पड़े हैं, हरम में ज़्यादा समय बिताना। टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई भी राज्य विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई भी क्षेत्रीय शक्ति अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर रही है, इन्हें कोई लेना देना नहीं। इनके पिता या मान लो इनके जो पूर्वज इन्हें जो विरासत में दे गए उसी के आधार पर अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, क्योंकि इनको मिली विरासत में, कमानी तो नहीं पड़ी। ठीक, तो मस्त की ज़िंदगी चल रही है तो वो उन्हें कोई टेंशन नहीं। ठीक, उन्हें क्या कोई टेंशन नहीं। ठीक, ठीक, डेक्लाइंस ऑफ मुगल्स। ठीक है, हमारा रीज़न रहा कारण ठीक है, इसमें 3 पॉइंट मैंने बताए आपको। पहला, औरंगजेब जब दक्षिण भारत छोड़ के गया तो वो उत्तर भारत आया ही नहीं। ठीक है, औरंगजेब ने जो दक्षिण भारत था उत्तर भारत था वो 1686 ईस्वी में ही छोड़ दिया था। ठीक है, कब 1686 में। ठीक है,
उसने उत्तर भारत को छोड़ा और वो दक्षिण भारत में ही चला गया। लगभग 20 साल तक वहीं रहा और वो वहाँ से वापस आया ही नहीं। और जब वो वापस वहाँ से आया नहीं तो 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 20 साल वो दक्षिण भारत में रहा, उत्तर भारत आया ही नहीं। जब कोई भी राजा वहाँ के लिए देख लेने के लिए है ही नहीं तो वहाँ की प्रजा क्या धीरे धीरे उसके भय से या डर से या उसकी जो कंडीशंस हैं उससे क्या स्वतंत्र होना स्टार्ट कर देती है। तो औरंगजेब का यही सीन रहा कि वो उत्तर भारत लौट के नहीं आया, तो दिल्ली हमारी उधर ही पड़ती है उत्तर भारत में, और इवन दिल्ली का ही शासक हुआ करता था औरंगजेब। ठीक है, दूसरा था हमारा ठीक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना। आपस में सभी लोगों ने क्या किया, अपने अपने राज्य स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए और दिल्ली के शासक को कोई भी टैक्स पे नहीं करता था। ठीक, तीसरी कहानी ये रही कि ठीक है, तीसरी ये रही कि इसके जो वंशज थे या उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी थे, वे आपस में लड़ या उनमें आपस में युद्ध हुआ, वो आपस में लड़के मर गए। ठीक है, ठीक, उत्तराधिकारियों में युद्ध हुआ। ठीक, ये सारी कहानी रही इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे औरंगजेब की मृत्यु से। ठीक, अब देख औरंगजेब की जो मृत्यु हुई हमारी, ठीक है, औरंगजेब जो था ठीक है ना, ठीक, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई वो हुई हमारी, औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर। ठीक है, औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर। ठीक, औरंगजेब की कहाँ मृत्यु हुई, अहमदनगर में हुई। ठीक, कब हुई, 707, ठीक, 1707, 1707 AD में, 1707 AD में औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो उस समय इसके 3 पुत्र जिंदा थे। कितने, 3 पुत्र जिंदा थे, 3 सन जिंदा थे। ठीक है, जिनके नाम हैं आज़म, मुअज़्ज़म, ठीक है, और कामबख्श। ठीक है, मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। ठीक, एक मिनट, थोड़ा पसीना पहुँच लूँ। ठीक है, मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। ठीक, मुअज़्ज़म, आज़म, कामबख्श या आज़म, मुअज़्ज़म, कामबख्श, इनमें आपस में क्या हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेसर। ठीक, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें मुअज़्ज़म और आज़म के बीच में पहला युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, मुअज़्ज़म और आज़म के बीच में 1707 में ही, ठीक है, सत्रह सौ सात में ही, ठीक, 1707 में ही क्या हुआ, जजाव का युद्ध हुआ।
ठीक, जिसमें मुअज़्ज़म जीत गया। ठीक है, जिसमें मुअज़्ज़म क्या हुआ, जीत गया। ठीक, फिर उसके बाद 1709 में ठीक है हैदराबाद का युद्ध हुआ। ठीक है, उसमें भी क्या हुआ, मुअज़्ज़म जीता। उसमें क्या हुआ, मुअज़्ज़म जीता। ठीक है, इसमें इसने अपने दोनों भाइयों को मार दिया और 1707 में ही ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, जब ये राजा बना मुअज़्ज़म, जब ये राजा बना तो इसकी आयु 63 वर्ष थी, 63 ईयर ओल्ड। ठीक है, इसी को ही आधुनिक भारत का बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब जब तक मरा तो औरंगजेब ने अपनी गद्दी किसी को दी ही नहीं। ठीक है, औरंगजेब के 5 लड़के थे। ठीक, अकबर था एक और एक सुल्तान था। अकबर, उसके पुत्र का नाम था, वो वाला अकबर नहीं जो हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, अकबर, उसके पुत्र का नाम था अकबर था, सुल्तान था, मुअज़्ज़म, आज़म, कामबख्श, 5 बच्चे थे इसके। इसमें 2 को इसने मार दिया था खुद ही, 3 बचे थे, तो इनको इसने गद्दी जीते जी दी नहीं। जब ये मर गए तो उसके बाद इसने इनको गद्दी, मतलब आपस में लड़े वो, तो मुअज़्ज़म इनमें से बड़ा था, तो इसने दोनों को मार दिया और गद्दी अपने हाथ में ले ली। जब औरंगज़ेब मरा 1707 में तो मुग़ल साम्राज्य में 21 सूबे हुआ करते थे, 21 सूबे। ठीक है, देखो जैसे आज के राज्य हैं, उस समय के 21 सूबे हुआ करते थे। ठीक, ये पूरा किसी को नोट या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक, फिर इसके बाद इरेज करके आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर। हो गया, चलिए। ठीक है, ठीक, देखिए। ठीक है, मुअज़्ज़म बना बहादुर शाह प्रथम के नाम से। फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसकी जो आयु थी 63 ईयर। ठीक है, मुअज़्ज़म बाय द नेम, दो मुअज़्ज़म किंग बना बाय द नेम ऑफ बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम भी इसे कहा जाता है, बूढ़ा बादशाह भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, 63 ईयर का था ये। ठीक, अच्छा, इसको उपाधि दी गई है एक। ठीक है, इसको एक टाइटल दिया गया है या उपाधि दी गई है, ठीक है, साहिब खबर।
ठीक है, शाहे बेखबर, क्योंकि राज्य के कार्यभार में ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता था। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं पता रहता था, तो इसको उपाधि दी गई शाहे बेखबर के नाम से। क्या दी गई उपाधि? शाहे बेखबर के नाम से। ठीक है, इसको शाहे बेखबर के नाम से क्या उपाधि दी। ठीक, इसके कार्य भी रहे, इसके कार्य क्या क्या रहे? इसने राजपूत, सिख, मराठा, ठीक है, मराठा के प्रति उदार नीति अपनाई। ठीक है, उदार नीति अपनाई। ठीक, और 1707 में ही साहू को आज़ाद किया। ठीक है, साहू को आज़ाद किया। ठीक है, साहू को आज़ाद बहादुर शाह के शासनकाल में ज़रूर किया गया था, लेकिन बहादुर शाह ने साहू को आज़ाद नहीं किया था। साहू को आज़ाद किया था कामबख्श ने। ठीक है, क्योंकि कामबख्श का देखो युद्ध जो हुआ है 1709 में हुआ है। ठीक है, तो कामबख्श ने ही साहू को क्या आज़ाद किया। ठीक, इसने गुरु गोविंद सिंह को गोविंद सिंह को 400 मनसब दिए। ठीक है, ठीक, 400 मनसब ही गेव 400 मनसब ऑफ गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को इसने 400 मनसब दिए। ठीक, तो इसकी जो नीति थी वो क्या थी? उदारवादी नीति थी। ठीक है, कैसी नीति थी? उदारवादी नीति थी। ठीक है, ये कार्य रहे 1700, इसका जो शासनकाल रहा 1707 से 1712 तक रहा। ठीक है, 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1712 में ही बहादुर शाह की क्या हुई? मृत्यु हो गई। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो शासक आएगा वो आएगा जहादर शाह, फिर उसके बाद फर्रुखसियर। ठीक है, धीरे धीरे इन्हीं के ही उत्तराधिकारी शासनकाल चलाते रहेंगे और एक से एक मान लो बड़े वाले आएंगे। ठीक है, जो बहुत रंगीन होंगे, शौकीन होंगे। ठीक, इसको नोट या स्क्रीनशॉट कर लो इसका जल्दी से।
ठीक है, हो गया ना। तेज कर, पहला मुगल शासक खत्म हुआ, ठीक है। दूसरा है जहादर शाह, ठीक है, जहादर शाह। गर्मी बहुत है। जहादर शाह ये इसका जो शासनकाल था ये 1712 से मात्र एक साल रहा, 1713 तक, ठीक है। 1712 से 1713 तक, ठीक। ये जुल्फिकार खां की मदद से राजा बना, ठीक है। ये जुल्फिकार खां की मदद से राजा बना और इसने अपना वजीर जो नियुक्त किया वो जुल्फिकार खां को ही नियुक्त किया, ठीक है। जो वजीर बनाया कौन था? जुल्फिकार खान था, ठीक है, जुल्फिकार खान को। अच्छा, ये बड़े कर्जे दीवाने थे लड़कियों के, ठीक है। ये क्या था कि ये बहुत बड़े वाले पियक्कड़ भी थे और बहुत बड़े वाले सुंदरता के बहुत कर्जे दीवाने थे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने क्या किया, दिल्ली की एक वेश्या थी लाल कुंवर, ठीक है, दिल्ली की एक वेश्या थी लाल कुंवर, ये उनको अपना दिल दे बैठी। वो सुंदर थी, ठीक है, लेकिन एक बात सोचो कि तुम दिल्ली के शासक हो, पूरे भारतवर्ष के शासक उस समय, ठीक है, और तुम एक वेश्या को ले बैठे हो और उसको राजमहल में घुसाना है, उससे शादी कर ली उन्होंने, ठीक है। दिल्ली की एक वेश्या थी, क्या नाम था? ठीक है, like a call girl, his name, her name was लाल कुंवर, ठीक। लाल कुंवर नामक वेश्या से इसने क्या कर ली, शादी, ठीक। इसको उपाधि मिली है मूर्ख लंपट की। अब ऐसे व्यक्ति को मूर्ख ही बोला जाएगा, ठीक है, और ये वेश्या पे फिदा हो गया तो इसको लंपट बोला जाता था। ये किसी की भी देख के इसे फिसल जाता था, ठीक है। इसका बन गया पोपट, ठीक, इसका क्या बन गया, पोपट बन गया, ठीक है। तो इसके जो कार्य रहे, कार्य के यहाँ लिखिए, ठीक है, इसके कार्य रहे, इसने सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। किसकी? मिर्जा राजा की उपाधि दी,
ठीक है। इसने सवाई जयसिंह को क्या मिर्जा राजा की उपाधि दी, ठीक है, मिर्जा राजा की उपाधि दी और मालवा की सूबेदारी दी। ठीक है, देखिए ये वही सवाई जयसिंह है जिनके द्वारा जयपुर को बसाया गया, ठीक है, जयपुर को बसाया गया। यहाँ इन्हीं के ही पूर्वज, इन्हीं के नाम पर जयपुर का नाम जयपुर पड़ा है, ठीक है। सवाई जयसिंह ने ही जयपुर को बसाया था, ठीक। 1776 में या आई थिंक 86 में, मेरे ख्याल से 1786 में प्रिंस एडवर्ड सप्तम नाम का एक व्यक्ति आया था, जिस समय जो उस समय आवाज़ शायद हो सकता है कट गई हो, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो झादर शाह का जो शासनकाल रहा वो 1712 से 1713 तक रहा, 1 साल तक। जुल्फ़िकार खां की मदद से ये राजा बना, ठीक। वजीर इसका जुल्फ़िकार खां था। लाल कुंवर नामक वेश्या से इसने शादी कर ली, उपाधि इसे मूर्ख लंपट की दी गई, ठीक है। इसके काम रहे सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी, ठीक, और मालवा की सूबेदारी दी। हम बात कर रहे थे जयसिंह पे। माइक नीचे गिर गया था, मुझे पता नहीं चला, तो हो सकता है कि आवाज़ नहीं आई हो, ठीक है। तो मिर्जा, ये वही सवाई जयसिंह हैं जिनके द्वारा जयपुर को बसाया गया है, जिनके द्वारा क्या है, जयपुर को बसाया गया है, ठीक। और इसने एक और काम किया था, एक और अजीत सिंह नाम का राजा था, ठीक है। अजीत सिंह, ये दोनों ही क्या हैं, राजपूत शासक हैं, ठीक है। अजीत सिंह नाम का राजा था जिसको इसने महाराजा की उपाधि दी, ठीक है, इसने इसको क्या अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और गुजरात की सूबेदारी दी। उपाधि क्या दी थी, महाराजा की, ठीक, महाराजा की उपाधि दी और गुजरात की सूबेदारी, ठीक है, सूबेदारी दी, ठीक। अब इसने क्या किया, इजारा व्यवस्था को शुरू कराया। इजारा क्या होता है, एक बार इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। देखिए इसने क्या, इजारा व्यवस्था को शुरू किया, ठीक है। इसने क्या किया, इजारा व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक। इजारा व्यवस्था वो होती है जो राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदारों को नियुक्त किया गया, ठीक है। जैसे कहीं से भी भूमि कर लेना हो, ठीक है, या कोई भी टैक्स वगैरह लेना हो, ठीक, तो उस टैक्स को लेने के लिए क्या ठेकेदार नियुक्त किए जाते थे और उस जगह का पूरा ठेका उठता था, ठीक। राजा को उससे कोई भी लेना देना नहीं था, तुम मुझे एक बार में पूरा पैसा दे दो, तुम प्रजा से कितना भी वसूलो। इससे क्या हुआ, भ्रष्टता भी उत्पन्न हुई, ठीक है। इससे भ्रष्टता भी क्या हुई, उत्पन्न हुई, क्योंकि ठेकेदार फिर मनचाहा वसूला करते थे। उन्होंने राजा को एक बार पे कर दिया, ठीक। अब भाई ठेका दिया गया है तो वो भी तो कुछ कमाएगा। अगर उस व्यक्ति ने राजा को 10 लाख रुपये दिए किसी क्षेत्र के, अब 10 लाख रुपए दे दिए तो वो इवन 50 लाख तो निकालने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो वो सारा का सारा ही जो मान लो भुगतान होता था वो किस पे होता था, प्रजा पे होता था, ठीक। तो इसके ही शासनकाल में क्या इजारा व्यवस्था को शुरू किया गया और इसी का ही एक भतीजा था फर्रुखसियर, ठीक है। इसी का ही एक भतीजा हुआ करता था फर्रुखसियर, ठीक है। ठीक,
क्या नाम था उसका, इसी के भतीजे का नाम था फर्रुखसियर, फारूक, ठीक है। फर्रुखसियर कौन था, इसका भतीजा था, ठीक है। इसने ही क्या किया, सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधुओं के साथ मिलके, ठीक है, ठीक है, सैयद बंधुओं के साथ मिलके किसकी, जहादर शाह की हत्या करवा दी, ठीक है, किसकी, जहादर शाह की हत्या करवा दी। हत्या करवा दी, ठीक है, जहादर शाह की क्या, हत्या करवा दी, ठीक। जहादर शाह का शासनकाल खत्म, अब यहाँ से फर्रुखसियर का शासनकाल शुरू होगा। अब एक नया नाम हमें सुनने को मिला, सैयद ब्रदर्स, ठीक है, इसको कराएंगे कल। सैयद ब्रदर्स जो हैं या सैयद बंधु हैं, ये आधुनिक भारत के किंग मेकर यानी कि राजा बनाने वाले कहे जाते हैं, ठीक है। ये क्या थे, ये भी ये सूबेदार हुआ कर, सॉरी सामंत थे, ठीक है, सूबेदार ही थे, एक तरीके से सामंतवाद था, तो सामंत थे ये। तो ये क्या, ये दोनों भाई मिलकर के राजा बनाया करते थे। एक भाई इनमें से बनता था उस राजा का वजीर या प्रधानमंत्री, और एक भाई बनता था मीर बख्शी यानी कि उसकी सेना का सेनापति। तो पूरी की पूरी पावर इन दोनों भाइयों के हाथों में होती थी। कोई भी राजा जब भी कोई भी इनके खिलाफ षड्यंत्र रचता था या विरोध करता था इनका, ये दोनों भाई मिलकर उसको मरवा दिया करते थे, ठीक। आज की कहानी को यहीं रोकते हैं, कल मिलेंगे इससे आगे की कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक। देख रहे होगे कितनी गर्मी है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। एक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, क्या जा रहा है तुम्हारा, ठीक है, कर दो। शुक्रिया, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या नोट करना है तो ले लो।